हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम लोग अपने यूनिट 8 का एजुकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट ए का 4th टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग अपनी 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है 3 टॉपिक को। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज हम लोग अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शनल मतलब क्या हो गया। इंस्ट्रक्शनल मतलब हो गया कि हम लोग क्लासरूम में जाके बच्चों के कौन से मेथड से उनके नीड के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसको उनके लर्निंग आउटकम्स बाहर निकल के आएँ। ठीक है, मतलब हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लर्नर के लिए, जिससे सबकी लर्निंग अच्छे से इन्हांस हो सके। तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या करती है, हमारी एक लर्निंग टेक्निक है कि मतलब हम लोग अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे गेन कर सकते हैं। टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे को सबसे ज़्यादा समझने के लिए। उसके लिए टीचर क्या करता है, लर्निंग थ्योरीज़ को अच्छे से समझता है। सबसे पहले जब तक टीचर लर्निंग थ्योरीज़ को अच्छे से नहीं समझेगा, ठीक है, कोर्स मटेरियल नहीं समझेगा, बच्चों को नहीं समझेगा, तब तक वो अपनी जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी रहेंगे उसमें प्रैक्टिकल वे को यूज़ नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल वे को यूज़ करने के लिए लर्निंग थ्योरीज़ को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी थी। जीन पियाजे की थी, ब्रूनर की थी, ऑसवेल की थी, वाइगोस्की थी। सब ने अपने अपने व्यू दिए थे कि इन सोसाइटी में या माइंड की प्रोसेसिंग जो होती है, माइंड की फंक्शनिंग होती है, वो अलग अलग बच्चे की अलग अलग मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, एक एक्टिव रोल प्ले करता है एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स को निकालने के लिए। बच्चे को मोटिवेट करता है, एंगेज करता है, उनका जो अटेंशन होता है उनको कैप्चर करता है। ठीक है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बच्चे को कोई भी चीज़ रटाए नहीं, मतलब रट्टाफिकेशन वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझ में आए, जिससे वो अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशन या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगी आगे, उनको भी सॉल्व करने में खुद की हेल्प कर सके। ठीक है, तो मेन हो गया कि कौन से मेथड और कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दी गई हैं जिसमें कौन कौन सी, एक्टिव लर्निंग, ग्रुप बेस्ड, असेसमेंट बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशनल। एक्टिव लर्निंग में कौन कौन से आते हैं, एडजस्ट टिकट्स, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्रेन स्टॉर्मिंग, थिंक पेयर एंड शेयर। ठीक है, अब एक्टिव लर्निंग मतलब क्या हो गया कि बच्चे कितने एक्टिव रहते हैं उस चीज़ को लेके, उस क्लास को लेके, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया उस चीज़ को लेके बच्चे का एक्टिवेशन उसमें कितना ज़्यादा है, और टीचर भी कितना एक्टिव रहता है लर्निंग आउटकम्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, एडजस्ट टिकट्स। एडजस्ट टिकट्स क्या हो गया, मान लो हम लोग ने कोई टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक हो गया आईसीटी, ले लेते हैं अपना, आईसीटी पढ़ाया क्लास 6 के बच्चों को। ठीक है, हमने बताया कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, उसकी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर कब आया था, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोग क्या करते हैं, क्लास के एंड में बच्चे से बोलते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई हैं वो आप एक पेन पेपर लेके उस पर लिख दो, और सारे बच्चे क्लास से जाते जाएंगे एक एक करके बच्चे टीचर को वो अपनी जो भी उसने लिखा है, जो भी समझ में आया उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे टीचर्स को देते जाते हैं। तो टीचर्स को क्या होता है, उससे बहुत हेल्प होती है। किसमें वो हेल्प होती है कि कौन सा बच्चा कितना इन्वॉल्व था, कौन से बच्चा को अभी भी मतलब दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, या उसको टॉपिक सही समझ में नहीं आया, या कौन से बच्चे कितना क्रिएटिव वे में सोच सकता है।
तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एग्जिस्ट टिकट्स में। एक एग्जिस्ट टिकट क्या है? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जिससे टीचर क्या करता है, बच्चों को एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकता है। अब अपना आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या हो गया कि मतलब हम लोग फ्लिप मतलब हो गया कि जो हमारे टॉपिक है, कभी कभी टीचर क्या करता है कि बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस या लाइफ लॉन्ग लर्निंग से जोड़ने के लिए कोई मतलब यूट्यूब वीडियो दिखा दिया, मोटिवेशनल वीडियो दिखा दिया, या हमारे जो टेड टॉक्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाया जाता है, वो बच्चों को दिखाया। ठीक है, फिर क्या किया कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या बच्चों से बोलते हैं टीचर कि अब आप इसके ऊपर कुछ लिखिए, या आपके इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अपने आप एक्टिव होता है कि बच्चे एक्साइटमेंट में, या कोई बच्चे बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, उस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को उसमें लिखते हैं, जिससे टीचर को उनको और समझने में हेल्प होती है और अच्छे से वो अपने स्ट्रेटजी को यूज कर सकता है। इसके बाद आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोग वैसे भी बीएड में भी शायद पढ़ चुके हैं, था बीएड में भी। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, कोई टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, अब सारे बच्चों से पूछा कि आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप सब लोग अपने आइडिया शेयर करो इस टॉपिक से रिलेटेड, या तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंस रह चुके हो वो भी शेयर कर सकते हो कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी या थिंकिंग प्रोसेस बहुत तेज़ होने लगती है। वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। क्लास में होता भी है कि अगर कोई बता रहा है तो सोचते हैं कि चलो हम भी बता देते हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चे क्लासरूम में नहीं बोल पाते हैं वो भी बोलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ ना कुछ कोई भी आइडिया अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं थिंक पेयर शेयर में। थिंक पेयर शेयर क्या हो गया, थिंक पेयर शेयर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह ही कह सकते हैं। इसमें बस होता है कि पेयर बना देते हैं, जैसे दो दो का पेयर बना दिया। अब उनको उस कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया या कोई भी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आ गए, एक्टिव लर्निंग में। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बेस्ड लर्निंग। ग्रुप बेस्ड लर्निंग क्या होती है, केस स्टडी होगी। बच्चों की केस स्टडी मतलब बच्चे अगर कोई फील्ड में केस स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, उनको टीचर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देता है, या कोई भी चीज़, कोई मतलब सिलेबस से रिलेटेड ही कोई चीज़ दे दी, टीचर बोलता है कि इस पे आप खुद अपने नोट्स बना के आएंगे। जैसे हायर एजुकेशन में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि बच्चों से बोला जाता है कि ये टॉपिक है, टीचर ने एक ओवरव्यू दे दिया, उसके बाद बच्चे खुद ही इन डेप्थ में उससे रिलेटेड चीज़ें लिख के लाते हैं या पता करके आते हैं, जो भी है, फिर उसको बाद में डिस्कस किया जाता है। क्या होता है, इससे क्या होता है, उसको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। ठीक है, हमारी डिबेट्स हो गई। पीयर इंस्ट्रक्शन, पीयर इंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, बच्चे ही आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के एजुकेशनल ग्रुप भी बने होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, तो आपस में शेयरिंग भी हो जाती है, और जो टॉपिक जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी समझ में आ जाता है। रोल प्लेइंग हो गया, रोल प्लेइंग तो बचपन से ही बच्चे करते आते हैं। ये भी महात्मा गांधी बनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद बनाया जाता है। उससे क्या होता है, जो हमारे इतने महापुरुष रह चुके हैं उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था, कैसे हम अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मोरल एजुकेशन रोल प्लेइंग से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आ गया अपना असेसमेंट बेस्ड। असेसमेंट क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हम लोग यूनिट 7 में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद समेटिव हो गया। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि मतलब क्लास वीकली क्विज हो गए, बच्चे से ऐसे ही खड़ा करके पूछ लिया कि बताओ कितना समझ में आया। ठीक है, मतलब डेली की जो हम लोग फीडबैक या मूल्यांकन करते रहते हैं,
वो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, एग्ज़ाम हमारे होते हैं समेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, क्यूबिंग। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यूबिंग क्या होती है, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्यूबिंग का मतलब होता है एक क्यूब जैसा बनाते हैं, ग्रुप होता है 6-7 बच्चों का। ठीक है, अब क्यूब में हमारे कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट। हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें देखा होगा 6 पार्ट होते हैं, जिसे पासा बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे पासा फेंकते हैं, अब जो ऊपर आता है वही चाल आगे लूडो में चली जाती है। तो ऐसे ही सेम क्यूबिंग का होता है, उसको क्यूब बना के टीचर्स डालते हैं। अब जिस ग्रुप के सामने या जिस बच्चे के सामने जो भी चीज़ जा रही है, ठीक है, तो वो उसके बारे में बोलेगा। टीचर पहले से ही उसमें चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे टॉपिक हमारा हो गया, कौन सा टॉपिक ले लें, अपना यही ले लेते हैं, ई लर्निंग। ई लर्निंग टॉपिक हो गया। अब सबसे पहले जो पार्ट, मतलब पहले 6 पार्ट होते हैं ना, तो किसी में लिखा है कि इसकी मीनिंग बताओ, किसी में ई लर्निंग को किसने पहले लाया, किसी में लिखा है कि ई लर्निंग एम लर्निंग में डिफरेंस बताओ। ऐसे 6 चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, जिसके पास जो भी जाता है वो अपने चीज़ें उस पर लिखता है या बोलता है। इससे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी सोचते हैं अब क्या लिखें, अब हमारा नंबर आएगा अब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के आगे क्वेश्चंस एंड क्विज़ेस, ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग भी ग्रुप वगैरह होते हैं जो भी, उसमें MCQs होते हैं, उनको लेके ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ना कि किसी ने इतना लंबा सा PDF भेज दिया तो कभी कभी कोई पढ़ता भी नहीं है। क्या होता है, MCQs में ज़्यादा होता है कि MCQs करते हैं, हमारी नॉलेज कितनी है, कितना हमने पढ़ लिया है, अपना खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क प्रैक्टिस। होमवर्क प्रैक्टिस में क्या हो गया, बच्चे को घर के लिए कोई टॉपिक दिया गया, वहाँ से वो तैयार करके आता है, फिर आके उसको बोलता है या डिस्कस करता है क्लास में, या टीचर के साथ, या उसको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो भी डिस्कस करेगा। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ऑर्गेनाइजेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल में आ गया, ये वैसे क्लासरूम में कम ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें कोई ऑर्गेनाइज करी जाती हैं तो उसमें ज़्यादा आता है ये सारी चीज़ें। एजेंडा हो गया, एंकर एक्टिविटी हो गया, नॉलेज चार्ट, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। एजेंडास क्या हो गया कि मतलब टीचर क्या करता है, कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चों को बोलता है वीकली आपको इस टॉपिक पे ये सारी चीज़ें लिख के लास्ट में सबमिट करानी है। एक क्या कह सकते हैं उसको, असाइनमेंट टाइप समझ लो, वीकली हो गया, मंथली हो गया। ठीक है, उससे क्या होता है, टीचर बच्चों का कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर रहा होता है या कर रही होती है कि बच्चों की लर्निंग आउटकम्स जितना मतलब उसने सोच के पढ़ाया वहाँ तक पहुँचा या नहीं, क्या उसको और भी टीचिंग की अभी ज़रूरत है। ठीक है, एंकर एक्टिविटी में क्या होता है, एंकर एक्टिविटी में भी यही सारी चीज़ें होती हैं कि सारी चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। अरेंज इन द सेंस, बच्चे कैसे अरेंज करेंगे, बच्चे को होता है कोई भी चीज़ होगी, अपने घर में भी हो गया, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब बांट दी कि तुमको ये करना है, कोई फंक्शन है या कोई चीज़ है। ठीक है, तो बच्चे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, उन सब चीज़ों सीखने को भी मिलता है। ठीक है, नॉलेज चार्ट हो गया। नॉलेज चार्ट में क्या होता है, हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होती है, टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे रिलेटेड बच्चों से बोलता है कि एक चार्ट टाइप का बनाओ कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन सी चीज़ें पहले से ही पता है, आपके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं या आपने कहीं देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया है, जो भी है आप इसमें पॉइंट में लिख सकते हो या चार्ट के रूप में बना सकते हो। तो उससे भी लर्निंग आउटकम्स इन्हांस करने में बहुत हेल्प होती है। अब इसके बाद लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो सीधा आ गया कि लर्निंग आउटकम्स कि मतलब जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है जिससे उनका वो पूरी फुलफिलमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं हमारी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इसमें कोई भी कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ बताइए,
पूछिए कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर स्मॉल ग्रुप। अब स्मॉल ग्रुप क्या हो गया? स्मॉल ग्रुप में सबसे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? बच्चे को मोटिवेट अच्छे से किया जा सकता है, इन्वॉल्वमेंट अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, उसकी लर्निंग के जो गैप्स हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि अपनी क्लास के और जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा अपने आप को लो फील करते हैं, इस वजह से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कुछ बच्चों की देर में समझ में आती हैं। ठीक है, क्योंकि सारे में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो टीचर क्या करता है स्मॉल ग्रुप में उनको ही बोलता है कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चे जो बताते हैं उसकी ही नीड के अकॉर्डिंग या उसके पेस के अकॉर्डिंग टीचर उसको हेल्प करता है लर्निंग आउटकम्स को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लार्ज ग्रुप। अब लार्ज ग्रुप में क्या हो गया? लार्ज ग्रुप में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज़ कर सकते हैं, सजेशन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, उनको सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारी कौन कौन सी थी? एजेंडा थी, हमारे नॉलेज चार्ट लार्ज ग्रुप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, लार्ज ग्रुप के बाद आता है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल मतलब क्या हो गया? जो क्लासरूम के एक सेटअप में सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं सारे फॉर्मल ग्रुप में। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ होती हैं? डिस्कवरी लर्निंग, ऑथेंटिक लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मतलब हमारे जो पर्टिकुलर टॉपिक या सिलेबस या जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बस ये कि टीचर को क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम को बहुत ही फन के रूप में पढ़ाना है, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना है, जिससे उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सके, मतलब बोर ना लगे उनको। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन फॉर्मल ग्रुप में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ की जाती हैं। नॉन फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले नॉन फॉर्मल क्या होता है? मतलब जो क्लासरूम में नहीं है। फॉर्मल मतलब क्लासरूम, नॉन फॉर्मल मतलब क्लासरूम आउट ऑफ क्लास। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 9 से 3 या 9 से 4 बैठना है। अपने मन की जगह पे, अपने मन चाहे प्लेस पे आप लोग बैठ के अपने अकॉर्डिंग रियलिस्टिक वे में पढ़ सकते हैं, नेचुरल वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक हमको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड होती है। इसके फोल्डिंग वर्ड किसने यूज़ किया था? वाइगोस्की ने। किस में किया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमारा होता है उसमें इसके फोल्डिंग वर्ड यूज़ किया गया था। इसके फोल्डिंग मतलब होता है बच्चों को लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बिना टीचर की मदद से, मतलब टीचर उसमें कुछ बताएगा नहीं, बच्चे को खुद से सारी चीज़ें कर देना। तो यहाँ पे नॉन फॉर्मल में यही होता है कि बच्चे खुद से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो गए? गेम्स हो गए, ठीक है, रोल प्लेइंग हो गया, डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? नॉन फॉर्मल में। नॉन फॉर्मल में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। डाइवर्स नीड को ध्यान में रखा जाता है। वो उसका पूरा सेटअप भी ऐसा होता है, जैसे हमारी इग्नू हो गई, उसको पब्लिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसमें लोग अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने टाइम, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन एजुकेशन, कि मतलब लर्निंग थ्योरी और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कैसे रिलेट करते हैं। वही पहले भी बताया, लर्निंग थ्योरी मतलब क्या होता है कि हम बच्चों की जो भी साइकोलॉजी होती है
उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसको सारे ध्यान में रख के हम लोग जो भी स्ट्रेटजी, जो भी मेथड यूज़ करते हैं लर्निंग आउटकम्स तक पहुंचने के लिए, मेनली यही रिलेशनशिप होता है दोनों में। इसलिए सबसे पहले लर्निंग थ्योरीज को टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग थ्योरी जो होती है मतलब थ्योरेटिकल वे हो गया, और जो हमारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होती हैं वो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमारे क्लासरूम हो गया, लेबोरेटरी हो गई, यही सारी चीज़ें हैं। अब आईसीटी का इसमें क्या रोल होता है? आईसीटी का तो सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आईसीटी के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए इन सब का यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई, लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें ही हमारी ए पार्ट में डिस्कस की गई हैं। और इसके साथ हमारा ए पार्ट फिनिश होता है। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों की, प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और कल या नेक्स्ट वीडियो में ए पार्ट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों की भी लर्निंग आउटकम्स पता चले कि कितना समझ में आया, और मेरी भी पता चले कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे और किसी की थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सके। ठीक है, साथ में सीखते हैं सारे लोग। थैंक यू।